रात के 2 बजे पूरा शहर सो रहा है। अचानक आपके घर के मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। धड़ 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 धड़। अचानक आपकी नींद खुलती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आप दरवाजे के लेंस से बाहर देखते हैं। बाहर खाकी वर्दी में पुलिस खड़ी है। क्या आपने कोई चोरी की? नहीं। आपने किसी का मर्डर किया? बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ 12 घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, एक ऐसा पोस्ट जिसमें आपने सरकार के किसी फैसले पर एक साधारण सा सवाल उठाया था। लेकिन आज सुबह वो सवाल आपका अधिकार नहीं, आपका सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। क्या ये कहानी आपको किसी हॉलीवुड फिल्म या नॉर्थ कोरिया की याद दिलाती है? अगर हाँ, तो अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये आज के आधुनिक भारत की किसी भी आम नागरिक की हकीकत बन सकती है। आज हर भारतीय के मन में ये सवाल गूंज रहा है, क्या हमारा देश, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र होने का दम भरता है, धीरे धीरे एक अदृश्य तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है? इस वीडियो में हम किसी हवाई दावों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि अगले 15 मिनट में हम 4 बड़े और कड़वे सच खंगालेंगे। पहला, वो नए कानून और डेटा जो बताते हैं कि कैसे आपकी आवाज को कानूनी रूप से दबाया जा रहा है। दूसरा, दुनिया के वो बड़े इंडेक्स और रिपोर्ट जिन्होंने भारत की लोकतंत्र का दर्जा घटा दिया है। तीसरा, ईडी और सीबीआई के वो चौंकाने वाले आंकड़े जो विपक्ष को खत्म करने की कहानी बयां करते हैं। चौथा, इस सिक्के का दूसरा पहलू, क्या सच में देश में तानाशाही है या फिर देश को बढ़ाने के लिए कड़ा प्रशासन? तो बने रहिए, क्योंकि बात आपके और आपके बच्चों के भविष्य की है। लोकतंत्र रातों रात नहीं मरता। कोई तानाशाह सुबह आकर ये नहीं कहता कि आज से लोकतंत्र खत्म। तानाशाही बहुत चालाकी से आती है। ये कानून की किताबों का रास्ता चुनती है। एक समय था जब अंग्रेजों ने भारतीयों की आवाज दबाने के लिए राजद्रोह यानी सेडेशन लॉ को बनाया था। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पुराने कानून पर रोक लगा दी थी। हमें लगा कि आजादी की नई हवा चलेगी, लेकिन क्या हुआ? सरकार ने नए कानून पेश किए। भारतीय न्याय संहिता BNS नाम बदल गया, लेकिन क्या नीयत बदली? कानूनी जानकारों का कहना है कि नए कानून में देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने जैसी शब्दावली को इतना घुमावदार बना दिया गया है कि सरकार जब चाहे जिसे चाहे जेल के सलाखों के पीछे डाल सकती है। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले कुछ सालों में UAPA और देशद्रोह जैसे कड़े कानूनों के तहत दर्ज होने वाले मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 95% से ज्यादा मामलों में दोष साबित हो ही नहीं पाता। यानी सालों साल लोग बिना किसी अपराध के सिर्फ जांच के नाम पर जेलों में सड़ते रहते हैं। सोचिए, कानून की परिभाषा ही इतनी धुंधली हो कि एक आम नागरिक को यह समझ ही ना आए कि क्या बोलना सही है और क्या गलत, तो वो क्या करेगा? वो डर कर चुप हो जाएगा, और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी जीत है। 20वीं सदी में तानाशाही का मतलब होता था सेना का तख्ता पलट, टैंकों का सड़कों पर उतरना और मार्शल लॉ की घोषणा। लेकिन 21वीं सदी में तानाशाही का चेहरा बदल चुका है। अब तानाशाह बंदूक लेकर नहीं आते, वो आपके बीच आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, चुनाव जीतते हैं और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हैं। इसे समझने के लिए 29 जून 2026 की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी राजनीतिक खबर की तरफ चलना होगा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसने देश के कानूनी विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। इस कानून का नाम है पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा और सामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वो किसी भी नागरिक को सिर्फ आशंका या शक के आधार पर बिना किसी FIR और बिना किसी अदालती ट्रायल के पूरे 1 साल के लिए जेल में रख सकती है। सोचिए, ना कोई शिकायत दर्ज हुई, ना कोई अदालत में गवाही हुई, ना जज ने आपको दोषी माना, लेकिन पुलिस आपको घर से उठाएगी और 1 साल के लिए जेल में डाल देगी। क्या ये आपको किसी आजाद मुल्क का कानून लगता है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कानून की धारा 10(4) कहती है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए वकील रखने की भी अनुमति नहीं होगी। यानी ना दलील, ना अपील, ना वकील। क्या ये हमारे संविधान अनुच्छेद 21 जो हमें जीने और आजादी का अधिकार देता है, उस पर सीधा हमला नहीं है? जब सरकारें कानून की किताबों को ही तानाशाही का हथियार बना ले, तो एक आम नागरिक कहां जाएगा? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ पश्चिम बंगाल की कहानी है, तो आप गलत हैं। सच तो यह है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी आज ऐसे ही किसी न किसी अदृश्य कानून के साए में जी रही है। उत्तर प्रदेश का गुंडा एक्ट हो, गुजरात का पासा कानून हो, महाराष्ट्र का MPDA हो, या फिर जम्मू कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट,
भारत के लगभग हर बड़े राज्यों में सरकार ने अपने हाथों में ये असीमित ताकत ले रखी है, और जब राज्य सरकार से बात नहीं बनती तो केंद्र सरकार का एनएसए तो है ही, जो बिना किसी ट्रायल के आपको 1 साल के लिए काल कोठरी में बंद कर सकता है। कानून का मकसद समाज को सुरक्षित करना था, लेकिन जब हर राज्य अपना नागरिकों को ही संदिग्ध मानकर ऐसे कानून बनाने लगे तो सवाल उठता है कि जनता सुरक्षित हो रही है या नेताओं की कुर्सियां। कुछ लोग कहेंगे कि यह सिर्फ एक नैरेटिव है, विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। चलिए हम अपनी भावनाओं को किनारे रखते हैं और शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर बात करते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं भारत के बारे में क्या बात कर रही है। स्वीडन की मशहूर बीडम इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट उठाइए। इस रिपोर्ट ने भारत को इलेक्टोरल ऑटोकरेंसी यानी चुनावी तानाशाही का दर्जा दिया। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब भारत में चुनाव तो होते हैं, लेकिन चुनाव के अलावा लोकतंत्र के जितने भी खंभे हैं, जैसे आजाद मीडिया, निष्पक्ष अदालतें और विपक्ष, उन्हें व्यवस्थित तरीके से कमजोर कर दिया गया है। भारत को उन शीर्ष 10 देशों में रखा गया है जहां लोकतंत्र बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने भारत का स्टेटस फ्री से घटाकर पार्टली फ्री यानी आंशिक रूप से आजाद कर दिया है। अब एक गंभीर सवाल खुद से पूछिए, अगर सब कुछ ठीक है, अगर सच में हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो दुनिया की नजर में हमारा ग्राफ साल दर साल नीचे क्यों गिर रहा? क्या पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, या फिर हम खुद अपने आईने से डर रहे हैं? लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है मीडिया। मीडिया का काम क्या है? सरकार से तीखे सवाल पूछना, जनता की समस्याओं को सामने लाना और सत्ता को आईना दिखाना। लेकिन आज जब आप टीवी चालू करते हैं तो आपको क्या दिखता है? क्या टीवी पर बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था या चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था पर डिबेट होती है? नहीं, टीवी पर रोज नया विलन पैदा किया जाता है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर। अब इसके पीछे का असली आंकड़ा देखिए। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी होने वाली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरकर 180 देशों में 150 के पार जा चुकी है। हम सूडान और अफगानिस्तान जैसे देशों के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन बड़े मीडिया हाउसेस को कारपोरेट घरानों ने खरीद लिया, जो सीधे तौर पर सत्ता के करीब है। जो स्वतंत्र पत्रकार या डिजिटल मीडिया झुकने से मना कर देते हैं, उन पर टैक्स के छापे पड़ते हैं या यूएपीए लगा दिया जाता है। जब देश का रखवाला ही सत्ता का पालतू बन जाए तो देश का रक्षा कौन करेगा? एक और बहुत ही सुनियोजित तरीका है जिससे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, और वो है केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग, ये वो संस्थाएं थी जिन्हें देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज इसका शिकार कौन बन रहा है? इंडियन एक्सप्रेस की एक मशहूर खोजी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के बाद से ईडी ने जितने भी राजनेताओं के ऊपर मामले दर्ज किए या छापामारी की, उनमें से 95% से ज्यादा नेता सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के थे। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष में होता है और सत्ताधारी दल में सब दूध के धुले हैं? इस रिपोर्ट में एक और हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया। विपक्ष के कम से कम 25 से अधिक नेता जिन पर ईडी या सीबीआई के गंभीर मामले चल रहे हैं, जैसे ही वो पाला बदलकर सत्ताधारी दल में शामिल हुए, उनमें से 23 नेताओं के केस या तो बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। इसे भारतीय राजनीतिक में वॉशिंग मशीन इफेक्ट कहा जाता है। भ्रष्टाचार का दाग लगाइए, एजेंसी का डर दिखाइए और अपनी पार्टी में शामिल करके उसे पाक साफ कर दीजिए। अगर देश में विपक्ष को इसी तरह कानूनी डर से खत्म कर दिया जाएगा तो चुनाव सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा, और जहां सिर्फ एक ही विकल्प हो उसे लोकतंत्र नहीं तानाशाही कहते हैं। और इसका ताजा उदाहरण मुंबई हाई कोर्ट ने दिया। 2 जुलाई 2026 दिन गुरुवार बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई हो रही थी। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र महासचिव सैयद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी को मुंबई पुलिस ने 1 साल के लिए मुंबई और उसके आसपास इलाकों से 1 साल के लिए तड़ीपार कर दिया। पुलिस ने चौधरी के खिलाफ 2019 से 2024 के बीच दर्ज कई एफआईआर का हवाला दिया। चौधरी ने सीएए, एनआरसी और ज्ञानवापी मंदिर जैसे मुद्दों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन किए थे और बीजेपी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद कहा था। जस्टिस माधवन जमादार की सिंगल बेंच ने पुलिस की इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी असहमति जताना हर नागरिक का अधिकार है, और इसी संदर्भ में उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है?
क्या सभी नागरिक को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? क्या वे विरोध और आंदोलन भी नहीं कर सकते? जस्टिस जमेदार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए और कहा, पुलिस अधिकारी जनता के सेवक है, न कि राजनीतिक कार्यकर्ता। लोकतांत्रिक अधिकार शांतिपूर्ण विरोध और असहमति जताना नागरिक का अधिकार है। जब देश की सरकार निरंकुश हो जाए और मीडिया बिक जाए तो देश की जनता आखिरी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे देश की अदालत का रवैया कैसा रहा है? कानूनी डेटा बताते हैं कि विचाराधीन कैदियों की संख्या भारतीय जेल में बढ़कर 77% हो गई है। यानी जेलों में बंद हर 10 में से 7 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका अपराध अभी तक अदालत में साबित ही नहीं हुआ है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को महीनों सालों तक सिर्फ इसलिए जमानत नहीं मिलती क्योंकि अदालत उनकी याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाते रहती है। देर से मिला न्याय ना मिलने के बराबर है। ये आज के भारत की हकीकत है। इसके साथ ही देश में एक नया चलन शुरू हुआ, बुलडोजर जस्टिस। बिना किसी अदालती सुनवाई के, बिना अपराध साबित हुए, सिर्फ पुलिस के आरोपों के आधार पर रातों रात गरीबों या विरोधियों के घर मलबे में तब्दील कर दिए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर सख्त गाइडलाइंस जारी की, लेकिन सवाल यह है कि संस्थानों को जागने में इतनी देरी क्यों लगती है? जब कानून की जगह बुलडोजर ले ले तो समझ जाना चाहिए न्याय का तराजू डगमगा चुका है। लेकिन इस विश्लेषण को पूरी तरह निष्पक्ष रखने के लिए हमें दूसरे पहलू को भी देखना होगा। सरकार के समर्थकों और कई बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जिसे लोग तानाशाही कह रहे हैं वो असल में स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस यानी एक कड़ा प्रशासन है। उनका तर्क क्या है? उनका कहना है कि भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले विशाल और विविध देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत और कड़े फैसले लेने वाले नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने डिजिटल आधारभूत संरचना और डिजिटल पेमेंट में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी से जूझ रही हैं, जबकि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज बनी हुई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, भव्य राम मंदिर का निर्माण और वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत विदेश नीति, ये वो फैसले हैं जिन्हें लेने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। समर्थकों का ये भी तर्क है कि अगर देश में तानाशाही होती तो सरकारें चुनाव क्यों हारती? आज भी जनता वोट की चोट से सरकार बदल रही है। तो फिर सच क्या है? क्या देश को अनुशासित और मजबूत बनाने की प्रक्रिया को तानाशाही का नाम दिया जा रहा है, या फिर हम इस चमचमाते विकास की आड़ में हमारे लोकतांत्रिक अधिकार सचमुच छीने जा रहे हैं? ये पहली बार नहीं जब भारत इस मोड़ पर खड़ा है। हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। साल 1975 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की थी, उस समय सब कुछ साफ था। कानूनन मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और अखबार पर सरकारी सेंसरशिप लगा दी गई। वो एक घोषित तानाशाही थी। लेकिन आज की स्थिति उससे अलग और कहीं ज्यादा जटिल क्यों है? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आज की स्थिति एक ऐसे अघोषित आपातकाल की जैसी है। आज आपसे ये कोई नहीं कहेगा कि आपकी आजादी खत्म हो गई है। आपके पास बोलने की आजादी पूरी होगी, लेकिन बोलने के बाद आप आजाद रहेंगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं होगी। आज सेंसरशिप अखबारों के दफ्तर में बैठकर नहीं की जाती, बल्कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम, आईटी सेल, ट्रोल आर्मी और अनौपचारिक धमकियों के जरिए आपके दिमाग में एक अदृश्य डर पैदा करके की जाती है। यह डिजिटल दौर की तानाशाही है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। तो इन तमाम आंकड़ों, रिपोर्टों और तर्कों के बाद हम आखिर में कहां खड़े हैं? क्या भारत सच में एक तानाशाही देश बन चुका है? जवाब है नहीं, अभी नहीं। लेकिन क्या हम उस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? इसके संकेत और आंकड़े निश्चित रूप से डराने वाले हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर 5 साल में एक बार उंगली पर स्याही लगा देना नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश का सबसे कमजोर नागरिक भी बिना किसी डर के, बिना पुलिस के खौफ के सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है कि नहीं। याद रखिए, जब जर्मनी में हिटलर आया था या जब दुनिया के किसी भी कोने में तानाशाह पनपे थे, तो वहाँ की जनता भी शुरुआत में चुप थी। उन्होंने सोचा था कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन जब उन्हें फर्क पड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत का भविष्य किसी एक पार्टी, किसी एक नेता या किसी एक सरकार के हाथों में नहीं है।
इस देश का भविष्य हमारे संविधान के पहले वाक्य में छुपा है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आज हम सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत खो देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेगी कि जब देश का लोकतंत्र दांव पर था तो आप क्या कर रहे थे। सवाल बेहद कड़वा है, लेकिन इसका जवाब हमें खुद से मांगना ही होगा। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर और बिना डरे साझा करें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।